नमस्कार। हिंदी कक्षा 10 के अभ्यास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वां गद्य, जिसका शीर्षक है एक नई शुरुआत, जिसके लेखक का नाम है जाकिर अली रजनीश। रजनीश उसका उपनाम है। उसका जन्म सन 1975 ईस्वी सन में हुआ था। सबसे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त कर लेंगे। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित है। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनी पीस, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो एक नई शुरुआत, इसका साहित्य प्रकार है कहानी, और यह एक काल्पनिक और वैज्ञानिक ऐसी कहानी है जिसमें मानव प्रक्षेपण यंत्र द्वारा मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचाया जाए, इसके बारे में एक वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ पर ये इस प्रयोग को बताया गया है। इस कहानी में ऐसी बात की गई है। चलो हम इस कहानी को ही अच्छी तरह से पढ़ते हैं। प्रोफेसर रामिश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, असंभव भी था, कि प्रोफेसर रामिश और उसके जो सहायक थे माधवन, दोनों विज्ञानी थे। तो उसके जीवन के अद्भुत क्षण थे, और ऐसा आज होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। प्रक्षेपण यंत्र यानी कि फेंकने का यंत्र, फेंका जाने वाला यंत्र। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। यह 2 खंडों में विभक्त था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में, तो यंत्र का एक भाग था प्रोफेसर ये रामिश उसकी प्रयोगशाला में, तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। और दूसरा खंड है ये रामिश के सहायक थे प्रोफेसर माधवन, तो उसके घर में स्थापित था। प्रोफेसर रामिश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। तो आभा शब्द का अर्थ हम समझते हैं। आभा, इसका अर्थ होता है तेज, और दमक का अर्थ होता है चमक। तो आज उनका चेहरा है एक विशेष प्रकार के तेज से चमक रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामिश ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया, तो प्रोफेसर रामिश ने ये फोन करके माधवन को
अलर्ट किया और वे कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए, दाखिल हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। और ये मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल यानी कि कठिन, बहुत ही विषम ऐसी प्रक्रिया को संपन्न करने में व्यस्त हो गया। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। कि उसका प्रोफेसर रामिश का शरीर है अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण एक एक साल के बराबर लग रही थी। और इसी अंतराल के बीच, अंतराल का अर्थ है दो बिंदुओं के बीच का स्थान या तो समय। अंतराल के बीच सहसा, सहसा का अर्थ हम यहां पर लिखते हैं, समझते हैं। सहसा इसका अर्थ होता है एकाएक, अचानक। उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई जब वह प्रोफेसर रामिश से पहली बार मिला था। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामिश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। तो उसके आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र, सिफारिशी मतलब कि एक खुशामद करने वाला ये पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। जब पहली बार माधवन गए तो उस समय प्रोफेसर रामिश क्या कर रहे थे? तो अपने कंप्यूटर पर वे झुके हुए थे, प्रयोगशाला में अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिश ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान की। अनुमति का अर्थ अनुमति, इसका अर्थ होता है आज्ञा, इजाजत। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रामिश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। उसने उसकी ओर देखा और ये यकीन कर लेना चाहते थे। यकीन का अर्थ है विश्वास, भरोसा, कि उसकी प्रोजेक्ट की बात उसे बताई जा सकती है या नहीं, मानो वह जानना चाहते थे। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में जाकर उसे परख लेना उचित समझा। संस्तुति इसका अर्थ होता है कार्य करने की अनुमति, मंजूरी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ उसकी बात सुनकर कि क्या ऐसा हो सकता है भला। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? प्रोफेसर रामिश ने माधवन की ओर ऐसा देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? कहते हुए प्रोफेसर रामिश एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। उसने देखो उसे माधवन से कहा कि तुम्हें यह तो पता ही होगा कि प्रत्येक वस्तु है वह अणुओं से बनी हुई होती है।
अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और अणु बनते हैं परमाणुओं से। और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। तो इसके आधार पर आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो परमाणु को आकार कैसे मिलता है? तो उसके भीतर होने वाले ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा ये परमाणु को आकार मिलता है। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। विधि का अर्थ हमें समझना है। विधि का अर्थ होता है तरीका अथवा तो रीति। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामेश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात। अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तो ये ऊर्जा के बारे में आपको याद रखना है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके लिए ये याद रखिए कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। उसका स्वरूप है वह परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है। और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कि कोई वस्तु है तो उसके मूल तत्व में तोड़ा जा सकता है, मतलब कि उसको विभक्त किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है और पुनः फिर उस तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को मूल रूप से प्राप्त किया जा सकता है। और इसी सिद्धांत पर ये मानव प्रक्षेपण यंत्र के द्वारा मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का यह प्रयोग था। हाँ, यह तो है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। प्रोफेसर रामेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। देखिए, अब मनुष्य के बारे में ये बताते हैं क्योंकि ये मनुष्य पर यह प्रयोग किया जा रहा था कि मनुष्य का शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना है। यह तुम जानते ही हो। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों में जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफी जटिल और श्रम साध्य होगी। बराबर, जटिल का अर्थ है विषम, कठिन, और श्रम साध्य मतलब कि बहुत ही परिश्रम से
ये सिद्ध होने वाली। कहते हुए प्रोफेसर रामेश ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गए। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना न रह सका, सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं? यह प्रश्न पूछ ही लिया उसने कि यह माना कि यह प्रक्रिया संभव है, लेकिन इससे यह सिद्ध कैसे हो सकता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना साधन के एक स्थान से दूसरे स्थान हम भेज सकें। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। तो उसी प्रकार समझाया कि उसी प्रकार व्यक्ति को भी उसके जो तत्व है तो उसके मूल तत्वों को विभक्त करेंगे, उसके बाद उसको एक विशेष प्रकार के उन तत्वों को विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे। जहां पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा वहां तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा, बराबर। और जहां पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा तो वहां तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसको मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। तंद्रा भंग होना यह एक मुहावरा है। तंद्रा भंग होना, इसका अर्थ होता है चेतना में आना। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। तो पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठने लगा और उसकी तंद्रा, ये माधवन की तंद्रा भंग हो गई। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, उसका अर्थ होता है बहुत घबरा जाना। माधवन तो बहुत ही घबरा गए। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नजर डाली। प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था, लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना कि मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से ये धुआं उठने लगा। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल जाना, उसका भी अर्थ होता है बहुत घबरा जाना। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं।
उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। कि प्रोफेसर रामिश का जो शरीर है वह उसके तत्वों को जो विभक्त किया गया था और तरंग के द्वारा तरंगों में परिवर्तित किया गया था, तो प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर हो गया था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप्प हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिश का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। नाले के किनारे बनी झुग्गियां, इसका अर्थ होता है झोंपड़ियां। झुग्गी यानी कि झोंपड़ी। बाहर काफी चहल पहल थी। वहां पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। देखिए, वहां तो झोंपड़ी की हालत तो बहुत ही खराब थी। तो वहां पर अभी अभी शराब पीकर दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। चेचक शीतले का रोग, चेचक के मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूर पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। देखिए, हमारे देश का एक ऐसा करुण चित्र, गरीबी का करुण चित्र, कि नाले के पास जो झोंपड़ियाँ थी उसमें काफ़ी चहल पहल थी। कुछ लोग शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। चेचक के मरीज थे, भूखे हुए बच्चे थे जो अपने माँ से ये खाना मांग रहे थे, खाने की जिद कर रहे थे। तो ये हमारे देश की यह दुर्दशा, ऐसी दारुण परिस्थिति, दयाजनक स्थिति, उसका भी एक चित्र। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। उस उपक्रम में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा। विचार कौंधना मतलब कि विचार आना। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली का जो स्विच बोर्ड था उससे जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया और कुछ क्षणों के बाद ही रिसीवर ने ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, ऐसा संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिश बाहर आ गए। देखिए, प्रयोग सफल हुआ और जो चैम्बर, रिसीवर की जो चैम्बर थी उसमें हलचल हुई और प्रोफेसर रामिश बाहर आए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। भींच लेना मतलब कि आलिंगन करना। लेकिन अब अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। दूसरे ही क्षण ये प्रोफेसर रामिश का शरीर था, वह अचेतन था, ऐसा उसे लगा। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर बुलाने के लिए फोन मिलाने लगा।
डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामेश को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामेश को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। जान में जान आना, होश में आना। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। और वह बहुत ही खुश हो गया। माधवन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि बधाई हो सर, ये आपका प्रयोग मतलब कि ये सफल हुआ। प्रोफेसर रामेश के मस्तिष्क में काफी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार यानी कि खोज, जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। तो ऐसा उसका आविष्कार था कि जो संपूर्ण विश्व में उसे प्रसिद्धि दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। दो चार होना मुहावरा है। इसका अर्थ होता है सामना होना। कुछ समय पहले ही जिसका इसे सामना हुआ था, सामना किया था जिसका, तो यह अनुभव उसे याद आया। नाले के सड़ांध मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिला कर रख दिया था। यह कौन सा अनुभव कि उसने जो झोपड़ी का दृश्य देखा था कि एक और ऐसे मनुष्य थे, ऐसी झोपड़पट्टी थी कि जहाँ पर बेहद गरीबी और रोग और इसका इलाज के पैसे भी नहीं थे। और जो ये लड़के थे भोजन के लिए तड़प रहे थे, जिद कर रहे थे, तो भूखमरी, गरीबी थी। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है। अनेक बच्चे, अनेक लोग ऐसे कि जो कुपोषण का शिकार हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को कुपोषण से बचाना है। उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामेश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामेश पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। इस प्रकार ये जो कहानी है, कल्पना और विज्ञान दोनों पर आधारित बड़ी ही रोचक कहानी, जिसमें विज्ञान का जो एक सिद्धांत है कि किसी भी तत्व को उसे विभाजित किया जा सकता है और फिर पुनः उसे मूल तत्वों में उसे जोड़ा जा सकता है, मूल रूप में पाया जा सकता है। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को, मनुष्य को भी एक स्थान से मानव प्रक्षेपण यंत्र के द्वारा मनुष्य को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ऐसा इस सिद्धांत को काम में लगाया गया कि मनुष्य भी, उसका शरीर भी कुछ तत्वों से बना है, तो उस तत्वों को विभक्त किया जाए, फिर उन तत्वों को तरंगों में परिवर्तित करके फिर उसे फिर से मूल रूप में उस तत्वों को जोड़ दिया जाए। और इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव शरीर को भेजने का ये जो प्रयोग है, प्रोजेक्ट है, तो उसको सफल होता है। तो यह एक यहाँ पर बताया गया इस प्रोजेक्ट और उसकी सफलता, इस बात को यहाँ
उसका निरूपण किया गया है। यहाँ पर यह जो कहानी है वह खत्म होती है। अस्तु।